धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे किसी शायर का एक शेर है कि बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल है। धाकड़ खबर को आप लोगों ने जो मुकाम दिया है और जो प्यार आप लोग दिखाते हैं और जो भरोसा आप लोगों के अंदर धाकड़ खबर के पड़ती है, उसको बनाए रखना आसान नहीं है जी। यहाँ तक पहुँच गए आप लोगों की दुआओं से, उस मालिक के करम से, लेकिन यहाँ तक बने रहना आसान नहीं है। इसलिए आप लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की भी ज़रूरत है। जैसे आप धाकड़ खबर को चाहते हैं वैसे ही चाहते रहिए। और आज से एक नया सिलसिला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप पर हमारी खबरों के तमाम लिंक चाहते हैं तो हमारे नंबर 7827106950, दोबारा रिपीट कर देता हूं 7827106950 पर हमें मिस कॉल कर सकते हैं। हम आपके व्हाट्सएप पर अपनी खबर का लिंक सीधे आपके पास भेजेंगे। तो आज से सिलसिला शुरू कर दीजिए। अब शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। किसी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल कर लेती हैं और जिसका नाम नहीं चाहती हैं उसका स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम बाहर कर देती हैं। ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। और ये काम आखिर चुनाव आयोग ने किस आधार पर किया है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को सख्त फटकार लगाई है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये ठीक है कि अब इस पिटीशन पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कमलनाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिया या उनके स्टार प्रचारक होने पर रोक लगा दी, वो अधिकार आखिर चुनाव आयोग के पास आया कैसे। बता दें आपको, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने कमलनाथ के स्टार प्रचारक होने पर रोक लगा दी थी, उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज इस पर सुनवाई की जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने। उन्होंने साहब कहा ठीक है, कल शाम चुनाव प्रचार थम गया, प्रचार की कोई जरूरत नहीं रहेगी, अब तो चुनाव होने जा रहा है, इस सुनवाई पर कोई सुनवाई करने का महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है उस पर व्यापक रूप से सुनवाई करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए इस नए फार्मूले पे कि किसी को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर देगा, उसके स्टार प्रचारक होने पर रोक लगा देगा, इस पर कोर्ट तल्ख है और सुनवाई करने को तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कब क्या होगा, वरना ये सुप्रीम कोर्ट है जो कश्मीर के मुद्दे पर आज तक सुनवाई करने को तैयार नहीं है। धारा 370 हटाई गई, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आज तक सुनवाई नहीं, और चुनाव बॉन्ड पर आज तक सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसी तरीके से सीए कानून पर सुनवाई करने को आज तक तैयार नहीं है। तो इसकी मर्जी है कौन सा मामला कब सुन ले। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्रेशन को नहीं माना जा सकता है पागलपन, बराबर दी जाएगी सजा। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है खबर के आधार पर यही चीजें उभर रही हैं। पहले बता देते हैं कि पूरा मामला है क्या। आईपीसी की एक धारा है 84, उसके तहत अगर कोई शख्स पागल है, वो मर्डर कर देता है या कोई और अपराध कर देता है, तो उसको दिमागी तौर पे पागल मानते हुए उस अपराध में रियायत दी जाती है। उसके खिलाफ ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं सुनाई जाती है, ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन डिप्रेशन का जो शिकार हैं, अवसाद का जो शिकार हैं, और उस डिप्रेशन और अवसाद के चलते अगर वो कोई अपराध कर देते हैं और वो चाहते हैं उनको आईपीसी की धारा 84 के तहत रियायत दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और साफ कर दिया है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का जो जवान है, जिसने अपने सीनियर अफसर पर हमला किया, जिसके चलते उसको जो ट्रिब्यूनल है उसने बर्खास्त कर दिया, उस मामले में वो चाहता है कि उसे बहाल कर दिया जाए, उसकी पेंशन उसको दिलवाई दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी इस दलील को भी नहीं माना जा सकता कि वो ये कह रहा है कि उन दिनों वो डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार था और उसके चलते उसने अपने सीनियर पर हमला कर दिया था। इसको पागलपन के आधार पर रियायत देने का कोई आधार नहीं बनता है। ये कहते हुए पिटीशन खारिज कर दी, ना उसको बहाल किया, ना उसको पेंशन दिलवाई। और ये फैसला जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया है।
अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। डिप्रेशन के चलते लोग मर्डर कर देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में लाश भर के जगह जगह फेंक आते हैं। पता कैसे चलेगा कि वो पागल है कि डिप्रेशन का शिकार है? इस बात को डिसाइड करने के लिए भी कोर्ट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो पागल से होते हैं वो भी तो पूरे इंसान ही नजर आते हैं। देखिए, चोट जो दो तरीके की होती है, एक जिस्म पे लगती है जो दिखती है, एक दिमागी चोट होती है, दिल की चोट होती है, वो दिखती नहीं है। और ऐसे लोग, दिल के और दिमाग के चोट खाए हुए लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पता कैसे चलेगा? पागलपन की इंतहा का पैरामीटर क्या होगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सवाल खड़ा करना गलत होगा, क्योंकि अवमानना हो सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हत्या के आरोपी महोबा जिले के पूर्व एसपी को हाईकोर्ट ने नहीं दी कोई राहत। कहा, जाइए और जांच में सहयोग करिए, हम आपको कोई अग्रिम जमानत नहीं दे सकते हैं, नहीं आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसको रद्द कर सकते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है महोबा। वहां के एसपी हुआ करते थे मनीलाल पाटीदार। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने यहाँ क्रेशर व्यापारी, क्रेशर कारोबारी यानी कि जो पत्थर पीसने का काम करते हैं, इंद्रकांत त्रिपाठी, उनकी हत्या करा दी है। इनके खिलाफ और इनके थानेदार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया। एसआईटी उस मामले की जांच कर रही है। इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने इनको कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, जांच में सहयोग करिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट से रियायत ना मिलने के बाद क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। और दूसरे, एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है, अभी तक शायद वो इस इंतजार में बैठी थी कि हाई कोर्ट से इनको कोई राहत मिल जाएगी तो हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो एसआईटी क्या अब इनको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? या यहाँ पे भी एक ब्राह्मण की हत्या जिसके आरोप एसपी और वहां के थानेदार पे लग रहे हैं, उसको भी आदित्यनाथ योगी राज में ऐसे ही टाई टाई फिश ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुकेश अंबानी को दी जाने वाली जेड प्लस सिक्योरिटी को ले लेना चाहिए वापिस, ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन यानी कि हिंदी में बात करें एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि भैया, किस आदमी की जान को कितना खतरा है और उसे कैसी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है और हम इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें मुकेश अंबानी को दी जा रही जेड प्लस सिक्योरिटी को वापस लेने की मांग की गई थी और आधार बनाया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट का एक आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जो आदमी आर्थिक तौर पर साधन संपन्न है, अगर उसकी जान को खतरा है और उसे जेड प्लस या वाई प्लस कोई सिक्योरिटी चाहिए तो पैसा खर्च करेगा, सरकार उस पर पैसा खर्च नहीं करेगी। लेकिन कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात आपको बता दूं, 2013 का मामला है, जब मनमोहन सिंह की सरकार देश के अंदर चल रही थी। उस वक्त भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया था मनमोहन सरकार से कि भैया एक बात बताओ मनमोहन सिंह जी, ये मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी और उसके पूरे परिवार को जेड प्लस सिक्योरिटी आखिर क्यों दे रखी है? क्योंकि आम नागरिक तो देश का सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन उस वक्त की कोर्ट में आज की कोर्ट में फर्क है ना जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेप के बाद 2 साल की बच्ची की हत्या करने वाले की सजा में रियायत कर दी गई है। पहले ही रियायत बॉम्बे हाईकोर्ट ने की, उसकी हत्या की सजा को 25 साल की सख्त उम्र कैद की सजा में बदल दिया। उस सजा को कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो 25 साल की सजा सुनाई है वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस यू ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उनके साथ जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि शत्रुघ्न बब्बन मेश्राम को जो 25 साल का कारावास सुनाया गया है उम्र कैद का, वो बिल्कुल सही है और उसे सज़ा काटनी पड़ेगी। बता दें, निचली अदालत यानी कि ज़िला अदालत ने उसको इस मामले में फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसको उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो हाईकोर्ट ने उसकी सज़ा को 25 साल कर दिया। वो चाहता था 25 साल से भी कम हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया, 25 साल ही रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है। यहाँ एक सवाल बड़ा हो जाता है कि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो कई दिनों तक धरने प्रदर्शन पर बैठी थी, जिसके बाद कानून में बदलाव किया गया था कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो इस तरीके की वारदात करेगा उसको फांसी की सजा यानी कि मौत की सजा दी जाएगी। अब इसकी सजा हाई कोर्ट ने 25 साल कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। बता दें, ये मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। दादा के पास खेल रही थी वो 2 साल की बच्ची, अचानक एक शख्स आया जो उसके दादा का चचेरा भाई लगता है, यानी कि इस बच्ची का दादा लगता है।
आया और बोला कि मैं इसे इसके पिता के पास ले जाता हूँ, और बाद में जंगल में ले जाके सुनसान जगह पे इस बच्ची से रेप किया और इसकी हत्या कर दी, और बाद में आसानी से घूमने लगा। बाद में जब पिता आया तो उसने अपने दादा यानी कि अपने अब्बा से बात की, पिता से बात की, तो उसने बताया कि तेरा चचेरा जो चाचा है वो लेके गया था। फिर उसके बाद ढूंढान मची तो बच्ची की लाश बरामद हुई, इसी मामले में गिरफ्तार है। और अब बचने के लिए देखो किस किस तरीके के हरबे अपना रहा है, हथकंडे अपना रहा है। और आप इस मामले में देखेंगे ना तो इसका पूरा जो परिवार है, जिसमें इसके परिवार में महिलाएं भी होंगी, वो ये सब पैरवी कर रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि 2 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी और हत्या का आरोपी छूट के आ जाए और फिर समाज में रहने लग जाए। क्या ये मानसिकता बदल सकती है इस समाज की? जो बलात्कार के आरोपी होते हैं, लोग उनको अपनी बेटियां दे देते हैं शादी करने के लिए, और वो भी आराम से शादी करके चौड़े होकर घूमते हैं इस समाज में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान काटा गया ब्याज वापस दिया जाएगा, ये एक रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को स्वीकार करेगा या नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो साफ कह रहा था ब्याज पे ब्याज पूरी तरह माफ़ किया जाना चाहिए। बता दें आपको, कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद सरकार ने मोरेटोरियम के तहत ये कहा कि भैया जब काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं तो वो EMI नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको पहले 3 महीने के लिए, फिर बाद में एक्सटेंशन बढ़ा दिया और 3 महीने के लिए उन्हें EMI नहीं देनी है। तो EMI नहीं देनी है, अब EMI टूट गई, तो EMI टूट गई तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये मामला गजेंद्र सिंह एक शख्स थे आगरा के रहने वाले, वो लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहने लगे कि हम कोई अपनी खुशी से थोड़ी कर रहे हैं, किस्त नहीं दे पा रहे, जब धंधे चौपट हो गए, काम धंधे बंद हो गए तो हम कैसे दे पाएंगे। दूसरे बैंक ये कह रहा है कि मोरेटोरियम का फायदा उसी को दिया जाएगा जो शख्स आके बैंक में एप्लीकेशन देगा। अब चारों तरफ तो लॉकडाउन है, बाहर निकलते ही तो पुलिस वाला लठ बजा रहा है, तो कैसे कोई बैंक में जाके एप्लीकेशन देगा। और लोगों को क्या पहले से पता था कि मोरेटोरियम भी कुछ होता है? आज तक तो कोई देश में जानता नहीं था, क्योंकि ऐसा लॉकडाउन तो देश ने कभी देखा नहीं था। तो ये तमाम दलीलें दी थी, उसी दलील पर लगातार सुनवाई चल रही है। अब सरकार ने जाके कोर्ट में कहा है कि ब्याज पर ब्याज जो लग रहा था वो नहीं वसूला जाएगा, जिन लोगों से वसूला गया है उनको वापस दिया जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये फ़ायदा होम लोन, क्रेडिट कार्ड और इसी तरीके से एजुकेशन लोन वालों को फिलहाल दिया जाएगा। पिटिशनर की दलीलों और सरकार के जवाब के बाद अब इस पर जल्द ही अगली सुनवाई होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है। लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है तो लोग क्यों धर्म परिवर्तन करके शादियां कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे मुनीर का। सहारनपुर की एक लड़की जिसका नाम पूजा, बाद में बदल के वो हो गई जोया, उसने शादी कर ली शाहजेब से। शादी के बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़की को कर दिया कैद। शाहजेब पहुंच गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके लड़की के परिवार को कहा कि वो लड़की को कोर्ट के सामने पेश करे, लेकिन वो तो न लेके आए। इसके बाद SP को कहा गया तो SP लेके आया। SP के लेके आने के बाद लड़की से पूछा गया, लड़की ने जवाब दिया कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने उसको उसके पति के साथ भेज दिया और साफ कह दिया कि इन दोनों को कोई परेशान ना करे। साथ ही टिप्पणी की, क्योंकि आजकल लव जिहाद का मामला उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गर्मा रहा है, कहा कि पूजा को शादी करने के लिए जोया बनने की क्या ज़रूरत थी। स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, उसके तहत वो शादी कर सकती थी। बता दें आपको, स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक किसी को धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी धर्म का लड़का किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकता है, या किसी भी धर्म की लड़की किसी भी धर्म के लड़के से शादी कर सकती है। उसके लिए उसे कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोर्ट में जाके सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के यहाँ से ज़रूर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में वकीलों को ही ढंग से जानकारी नहीं है। वो तो जो भी जाता है कहते हैं अच्छा जा आर्य समाज मंदिर से एक सर्टिफिकेट लिया, हम तेरी शादी को रजिस्टर्ड करा देते हैं। कोई और आता है उसे कहते हैं जा कोई निकाह लिया, लड़की का नाम बदलवा ले या खुद लड़के का नाम बदलवा ले, जो भी कुछ करना वो करके सर्टिफिकेट लेके आ जाए निकाह नामा, फिर उसके बाद हम इसमें आगे की कार्रवाई कर देंगे, तुम्हारी मदद कर देंगे, कोर्ट में अपील कर देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है और दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई खबर है और काफ़ी मार्मिक खबर है। खबर सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक शख्स है जिनकी दुकान भगीरथ विहार की पुलिया पर थी। अचानक एक भीड़ आई और उस भीड़ ने उनकी दुकान में जमकर पहले लूटपाट की, उसके बाद उनकी दुकान को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने किसी प्रकार अपने घर में बंद होकर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, लेकिन उससे पहले उन्होंने देखा कि भीड़ ने बुर्के वाली एक अज्ञात महिला की हत्या की और उसके बाद वहीं पुलिया में नहर जो पुलिया है, नाला जो है, वहाँ पे नाले में उसकी लाश को फेंक दिया। जब मामला शांत हुआ तो ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इस मामले में दर दर भटकते रहे, लेकिन रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की।
24 फरवरी का ये मामला था। तब जाके ये पहुंच गए कोर्ट। 156(3) के तहत इन्होंने मुकदमा वहाँ पे डाला और वहाँ के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने मामला पहुंचा राकेश कुमार के, और उन्होंने सख्त फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को और कहा कि पुलिस का काम है उसके पास जब कोई सूचना आ जाए वो एफआईआर दर्ज करे, जांच करे और उसके बाद साबित करे कि सही है कि गलत है। पुलिस ने कैसे कह दिया पहले से ही झूठा। इतनी सख्त फटकार लगी है, लेकिन बेशरम बेगैरत बेहया हो चुकी दिल्ली पुलिस को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तलबे चाटने की आदत पड़ गई है। और ये तलबे चाटने वाला स्टाइल जब से ज़्यादा बन गया है जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं देश के। वरना मुंबई के बाद दिल्ली पुलिस की लोग इज्जत किया करते थे और कहते थे कि पुलिस अच्छा काम करती है। तो अब कहा है कि पहले फटकार लगाते हुए कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज करना आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद जांच कीजिए कि आखिर वो महिला कौन थी बुर्के वाली जिसकी हत्या कर भगीरथ विहार के नाले में पुलिया के पास लाश फेंक दी गई थी। और ये उसको चश्मदीद बता रहे हैं, और ये तो खुद एक दंगा पीड़ित हैं। इनके साथ लोगों ने दुकान जला दी, लूटपाट की, और अगर ये गवाही दे रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। आज फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।